इसी बीच कुछ और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कतर पर जो मिसाइल अटैक किया गया था उसकी तस्वीर सामने आ चुकी है। अब ये देखिए, ये कतर की सड़क से जो तस्वीर सामने करना चाहूँ, अगर आप इसको बता सकें कि मिसाइल का कोई एक पार्ट है जो सामने पूरा पार्ट दिखाई तो पूरी मिसाइल दिखाई दे रही है। ये पूरी की पूरी मिसाइल अनंत दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये ऐसा है कि ये है पूरी मिसाइल, लेकिन आप देखेंगे टूटी हुई है एक तरफ से जी। यानी कि इंटरसेप्टर क्या है कि सरफेस से लॉन्च होती है प्रक्षेपास्त्र और हवा की ओर दागा जाता है और ये इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करके उससे टकराता है, फिजिकली टकराता है और मिसाइल को क्षतिग्रस्त करके नीचे गिरा देता है। तो मिसाइल का जो पेलोड है वो एक्टिवेट नहीं होता, उसके नुकसान नहीं होता, मिसाइल फिजिकली नीचे गिरती है। मोमेंटम से अगर कोई नीचे आता है तो वो क्षतिग्रस्त हो सकता है चीज। तो ये वो चीज दिखाई जा रही है, मिसाइल जो कि ऑलरेडी इंटरसेप्टेड है वो जमीन पे नीचे हवा में उसको न्यूट्रलाइज किया गया एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से। उसके बाद जो उसका अवशेष है वो नीचे आकर गिरा है, वो सामने फिलहाल सामने आ रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि जो बल्क में मिसाइल्स लॉन्च की गई एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से, उनमें से काफी मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज भी किया गया, खत्म किया गया ताकि नुकसान कम से कम हो जी। और श्याम कुमार जी, एक चीज मैं आपसे जरूर समझना चाहता हूं, बहरीन के ऊपर अटैक, कुवैत के ऊपर अटैक, कतर के ऊपर अटैक, जैसा ब्रजेश बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो अड्डे हैं वो सिर्फ अमेरिका के अड्डे नहीं हैं, उस देश की संप्रभुता के साथ भी जुड़े हुए हैं। आप भी इसी बात को, क्या ये युद्ध ईरान वर्सेस ऑल हो जाएगा? क्या बाकी देश भी रिस्पॉन्ड करने का अधिकार रखते हैं जैसे कतर ने कहा है? एक दूसरा आकलन देता हूं मैं, कुछ नया। बराकत अल फतह नाम रखा उन्होंने इसका। बराकत अल फतह एक बड़ी मस्जिद है, वो बहरीन में है और ये अल फतह जो है, जो खलीफा है, जो ओटोमन एम्पायर के लोग थे, ये शिया लोग हैं, ये सुन्नी लोग हैं। जबकि कतार में या बहरीन में सुन्नी लोग हैं, मेजोरिटी तो ज़्यादा है, लेकिन जो डायनास्टी है वो सुन्नी की है। तो वो नहीं चाहता कि ये सुन्नी वहाँ पे राज करे। तो इन्होंने 3 स्टेट के आपने नाम लिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा शानदार 1987 में वो मॉस्क बनाया गया था बराकत अल फतह के नाम से, और ये नाम उन्होंने दिया है। तो ये सांप्रदायिक रंग सीधा 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 शिया सुन्नी के तरफ जा रहा है। ये आप समझ सकते हो। सोवरेन स्टेट्स ये अपने अपने हैं। खलीफा जो है यहाँ का, वो तुर्की इस्तांबुल जो है उसको कंकर किया था और बहरीन को उसने शासन में लिया था। अभी जो फैमिली है वहाँ की, वो सुन्नी फैमिली शासक है, लेकिन जो लोग हैं वो दूसरे उसको मानते नहीं उस तरह से। तो एक तरह से आप समझ सकते हो कि ये बात कहां जा रही है। अब अरब वर्सेस, वो एक तरह से वो लड़ाई शुरू हो गई। मैं लौटूंगा आपकी बात से। हमारे साथ ब्रजेश लगातार हमारे साथ। ब्रजेश जरा बताइए कि ग्राउंड पर और क्या अपडेट फिलहाल आपको मिल रही है? जहां आप हैं वहां पर क्या सायरन की आवाज आपने सुनी हाल फिलहाल में? अभी हाल फिलहाल जो अटैक हुए हैं यूएस के अलग अलग बेसिस पे, उसका इंपैक्ट वहां कुछ दिखाई पड़ा आपको? देखिए, इम्पैक्ट की जहां तक मैं बात करूं, यहाँ पे अगर मैं कहूं तेल हबीब के पास में मौजूद हूं और यहाँ पे सुबह हमने 2 बार यहाँ पे सायरन यहाँ पे सुनाई दिए थे और उसके बाद आईडीएफ की तरफ से ये दावा किया गया था कि जो भी मिसाइल्स आई थी उनको आसमान में ही मार गिराया गया था। लेकिन अभी पिछले 40-45 मिनट से यहाँ पे फिलहाल अभी किसी तरह की सायरन की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। लेकिन अगर सायरन की आवाज सुनाई देती है तो लोग इतने अवेयर है, इतने अलर्ट है कि जब भी सायरन की आवाज आती है तो लोग यहाँ आसपास के जो बेसमेंट्स हैं, जो बंकर्स हैं, वहां जाते हैं, वहां सुरक्षित ठिकानों पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अब चूंकि आज की रात कयामत, जो जिस तरीके से कल ईरान की तरफ से बात कही गई थी कि कल की रात कयामत वाली रात होने वाली है, तो आज हम ये कह सकते हैं कि आज इस हमले के बाद आज की रात कयामत की रात हो सकती है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से अटैक किया गया है, ईरान इस बात को लेकर मुझे लगता है शायद पूरी तरीके से तैयार भी होगा कि अब इस अटैक के बाद यूएस के अलावा इजराइल की तरफ से भी अटैक किया जाएगा और ऐसे में अगर अटैक होता है तो रिटेलिएशन भी होगा। और इसी मैं ब्रजेश वापस हटूं। इसी बीच एक और अपडेट मुझे बताई जा रही है कि इस वक्त सिचुएशन रूम में, व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में एक बड़ी बैठक चल रही है। जिस वक्त में कतर यूएई के ऊपर अमेरिकी वायुसेना के फाइटर जेट्स देखे गए, जिस वक्त यूएस के अलग अलग बेसिस पर हमला किया गया, उसी वक्त में पैरेलली सिचुएशन रूम में बैठक चल रही है। सबसे बड़ी बैठक बताया जा रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल कर रहे हो। शाम के बाद मुझे बताइए जरा कि सर इस बैठक में क्या अब इंटेंसिटी अगले अटैक की क्या रहने वाली है, कैसे रिप्लाई किया जाएगा ईरान को, वो सब कुछ डिस्कस होगा? ईरान ने इसको रंग दिया है जामा एक तरह से शिया सुन्नी का, जैसा मैं देख रहा हूं। जिस तरह से उसने नामाकरण किया, मैंने आपको बताया, ये सब के सब सुन्नी मुस्लिम हैं, लेकिन वहां पे जो 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 ये शिया ज्यादा है वहां पे, पर जो अल फतह, जो आप जब बहरीन की बात कर रहे हो, वो जो शासक है वो शिया है।
तो उसको बहुत एक तरह से अपनी तरफ से खींचना चाह रहे हैं, और सुन्नी है इसलिए उसको हटाना चाह रहे हैं। अब बात करें ट्रंप के अटैक की, मुझे लगता है कि चूंकि ये सिवरेन स्टेट्स हैं, अगर यहां के बेसिस से वो अटैक करता है तो एक तरह से पूरा का पूरा स्टेट इन्वॉल्व हो जाएगा। तो वहां क्या होगा, कैजुअलिटी शुरू हो जाएगी और सारे के सारे देश एक तरह से जनता उखड़ जाएगी। हालांकि एक अगर रेडिकलाइजेशन की बात करें तो शिया सुन्नी का माहौल ईरान ने दे तो दिया है। मुझे लगता है वाईसी में उसको कुछ मिला नहीं, खिसियानी मिली खंबालों से, चारों तरफ से अटैक हो गया, मिडिल ईस्ट के कोई कंट्री उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उसे लग गया कि कोई इसके साथ नहीं होगा, तो मरता क्या ना करता, उसने सुना नहीं देखा नहीं, अमेरिका दूर था तो यही मार दिया। लेकिन अमेरिका ये नहीं करेगा, अमेरिका दूर से अटैक करेगा, डिस्टेंस अटैक करेगा। मिडिल ईस्ट में बड़ी हलचल जारी है, बड़ी हलचल जारी है। इंडिगो ने अलर्ट जारी कर दिया है, इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, मिडिल ईस्ट से विमानों में देरी होगी। ये जानकारी इंडिगो की तरफ से दी गई है। मिडिल ईस्ट में बड़ी हलचल जारी है, एयर इंडिया की तरफ से भी ये जानकारी इस वक्त दी गई है कि वहां के जो एयर स्पेस हैं वो बंद हुए हैं और उसकी वजह से मिडिल ईस्ट से विमानों में देरी होगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट एयर इंडिया ने भी अपनी फ्लाइट के बारे में ये इत्तला दी है, ये जानकारी इस वक्त दी है। लेकिन कर्नल चौबे, इस चीज को अगर हम समझने की कोशिश करें कि क्या ये देश आपस में ही उलझ जाएंगे और क्या ये भी एक तरह से अमेरिकन स्ट्रेटजी है कि आप अगर हमला करने आएंगे तो सीधे यूएस पे तो करेंगे नहीं, यूएस के बेसिस पे करेंगे और फिर उसके बाद फिर संप्रभुता की बात सारे देशों के हिस्से आएगी, वो भी रिस्पॉन्ड करेंगे और अमेरिका तो रिस्पॉन्ड करेगा ही। देखिए राम, मैं युद्धपोत कैप्टन श्याम की बात को थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा। जैसा कि सर ने बताया था, इस समय जो अटैक किया गया है वो चुन चुनकर बेसिस को चुना गया है। सबसे पहला बेस कौन सा चुना गया? दोहा का, कतर का। कतर के बेस में 13,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। नंबर 2 कुवैत के बेस के ऊपर भी 13,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। नंबर 3 आता है बहरीन का, बहरीन के बेस के ऊपर 7,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। नंबर 4 इराक के ऊपर 6,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ऊपर से नीचे तक अगर आप देखेंगे नंबर्स के हिसाब से तो उस एरिया में सबसे बड़े 4 बेसिस अमेरिका के ये मौजूद हैं। अब आती है संप्रभुता वाली बात जो कि श्याम सर भी कह रहे थे। देखिए, अगर एक देश दूसरे देश में अपनी एक दूतावास खोलता है तो जिस देश का दूतावास होता है वो जमीन उस देश की कहलाई जाती है।